एनआरआई से रिलेटेड इनकम टैक्स की प्रोविज़न क्या है, एनआरआई के ऊपर टैक्स कब लगता है, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस को इंडिया में कब रिटर्न फाइल करनी होती है, और यदि उसकी प्रॉपर्टी से इनकम हुई है या फिर सेल ऑफ शेयर्स ने किए हैं या फिर उसका टीडीएस काटा गया है बैंक के द्वारा या फिर टीसीएस कलेक्ट किया गया है क्योंकि उसने मनी इंडिया से बाहर भेजी है, तो इस केस में टैक्स कैसे लगता है, रिफंड कैसे लिया जा सकता है। यदि एनआरआई को एनआरओ अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है क्या उसके ऊपर टैक्स लगता है, क्या एनआरई अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर टैक्स लगता है। इन सभी क्वेश्चन के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी देखेंगे एनआरआई के केस में। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पैसा तो कमाना मुश्किल है ही, लेकिन पैसे को बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं ताकि आप अपना टैक्स बचा पाएँ, पैसा बचा पाएँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है या फिर नहीं, इसके लिए नॉर्मली हम लोग स्टे देखते हैं कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है। जैसे कि यदि 182 डेज और मोर की उसकी स्टे हो जाती है इंडिया में तो उस केस में वो रेजिडेंट बन जाता है। लेकिन यदि उसकी स्टे 60 डेज और मोर होती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन और उससे ज़्यादा की इंडिया में स्टे हो जाती है तो वो इंडिया का रेजिडेंट हो जाता है। अब इनकम टैक्स के रूल बदल गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है और वो कहीं और टैक्स नहीं पे कर रहा है किसी भी और कंट्री में, तो उस केस में उसे इंडिया में टैक्स पे करना होगा। यदि उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है, इसमें जो फॉरेन सोर्स से इनकम होती है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इस केस में उसे इंडिया का ही रेजिडेंट मान के उसे इंडिया में टैक्स देना होता है। तो भले ही इस केस में उसकी स्टे इंडिया में 0 रही है, यानी कि वो इंडिया में नहीं भी रहा है, तब भी उसे इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट माना जाता है और इस प्रकार उसे इंडिया में टैक्स देना होता है। तो अब समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है उसका टैक्सेशन कैसे होता है। यदि कोई व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है तो उस केस में देखते हैं कि यदि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी पूरी इनकम पे इंडिया में ही टैक्स उसे देना होता है, यानी कि इंडियन इनकम पे और ग्लोबल इनकम पे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में उसे इंडियन इनकम पे ही इंडिया में टैक्स देना होता है। जो ग्लोबल इनकम होती है यानी कि आउटसाइड इंडिया उसकी जो इनकम होती है उसके ऊपर इसे इंडिया में टैक्स नहीं देना होता। असेसमेंट ईयर 24-25 से नॉन रेजिडेंट के पास भी 2 टैक्स स्कीम होंगी इनकम टैक्स को पे करने के लिए इंडिया में। एक है ओल्ड टैक्स रजीम, एक है न्यू टैक्स रजीम। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत और न्यू टैक्स रजीम के अंतर्गत। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत टैक्स की कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे व्यक्ति मान लीजिए एनआरआई है और उसकी रेंटल इनकम है इंडिया में, उसने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, इसमें से उसे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है तो आपकी नेट रेंटल इनकम आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर से, तो यहाँ पे आपको टैक्स के पर्पज़ से इसे ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसमें से 1 लाख रुपए की डिडक्शन जो है एनआरआई को भी मिलेगी, जिससे कि हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ग्रॉस इनकम ले लेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। इसके अलावा जो एनआरओ बैंक से आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला है वो भी टैक्सेबल होता है, लेकिन जो एनआरई बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता है नॉन रेजिडेंट के केस में। इसके अलावा जो एफडी डिपॉजिट की है इंडिया में उससे आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है ये भी टैक्सेबल होता है इंडिया में। तो आप इस सभी इनकम को ऐड कर लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये सभी इनकम जहाँ पे ऐड कर ली है। अब यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में, जैसे कि आपने कोई LIC टैक्स कराई हुई है सेक्शन 80C के अंतर्गत, या फिर आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था जो कि हमने ऊपर यहाँ पे लिया है ये 10,000 से एक्सीड हो गया है तो अप टू 10,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे डिडक्शन भी मिलती है ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत, तो वो हमने लेस करके ये हमारी नेट इनकम आ गई है। लेकिन इस नेट इनकम में हमारी स्पेशल रेट की इनकम भी है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है नॉन रेजिडेंट को, तो ये आपको सेपरेटली टैक्स के लिए लेना है। तो अब हमने इस इनकम को बाइफिकेट कर दिया है। नॉर्मल इनकम हमने अलग ले ली है और जो स्पेशल रेट की इनकम है वो अलग ले ली है। तो इस प्रकार जो नॉर्मल इनकम है अब इसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, तो अप टू 2,50,000 नील टैक्स है। तो एनआरआई के केस में भी आपको यहाँ पे ये लेना है कि 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं ओल्ड टैक्स रजीम में, और उसके ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर 5% टैक्स हमने लिया है। 2,56,000 में से हमने 2,50,000 लेस कर दिए हैं, उसके ऊपर 5% टैक्स यहाँ पे ले लिया है नॉर्मल इनकम पे।
और जो स्पेशल रेट की इनकम है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जो शेयर सेल किए हैं लिस्टेड इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना होता है, जो ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1,60,000 रुपये का, इसमें से आप 1 लाख रुपये लेस कर देंगे, क्योंकि 1 लाख तक आपको टैक्स की एग्जम्पशन रहती है, ये NRI को भी मिलती है। उससे ऊपर की इनकम पे आपको 10% टैक्स देना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका टोटल टैक्स आ जाएगा नॉर्मल इनकम टैक्स प्लस स्पेशल रेट की इनकम का टैक्स है। अब इसमें से कोई रिबेट NRI को नहीं मिलती है 87A के अंतर्गत, भले ही उसकी इनकम 5 लाख से कम हो। तो इस प्रकार यहाँ पे नेट टैक्स आ जाएगा, इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस आप लगाएंगे तो टोटल टैक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे यदि NRI का TDS कटा है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो FD से इनकम ली है 90,000 की, इसके ऊपर बैंक ने मान लीजिए 30% TDS काट लिया है क्योंकि व्यक्ति नॉन रेजिडेंट था। तो जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आप इसे एडजस्ट कर लेंगे और बैलेंस अमाउंट पे ही आपको टैक्स देना होता है। तो इस प्रकार टोटल टैक्स में से TDS लेस करके नेट टैक्स पेबल आपका आ जाएगा। आपको टैक्स देना है ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत। अब समझ लेते हैं कि यदि आप नई टैक्स रजीम लेते हैं NRI के केस में, तो उस केस में टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे भी हमने सेम रेंटल इनकम ले ली है, यहाँ पे भी आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी न्यू टैक्स रजीम में रेंटल इनकम में से। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो आप यहाँ पे ले लेंगे, और जो NRI से आपको सेम बैंक का इंटरेस्ट मिला है वो भी टैक्सेबल है, जो FD से इंटरेस्ट इनकम हुई है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल है। तो यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी। अब नई टैक्स रजीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगी इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि आपने LIC या एक्स्ट्रा कराई हुई है TC के अंतर्गत, या जो सेम बैंक का इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। तो इस प्रकार आपकी टोटल इनकम आ गई है। अब इस इनकम में से भी आपको स्पेशल रेट की इनकम को अलग करना है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर पे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो लेस करके जो बैलेंस इनकम है वो नॉर्मल इनकम आपकी आ जाएगी। अब इस नॉर्मल इनकम पे आपको नई जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाना है। तो ये नॉन रेजिडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। 3 लाख रुपीज़ तक नील टैक्स लगेगा नई रजीम में। 3,01,000 से लेके 6 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे 5% टैक्स है। तो अब हमने यहाँ पे जो हमारी इनकम आई थी 4,16,000, इसमें से हमने 3 लाख रुपये लेस कर दिए हैं और उसके ऊपर 5% हमने टैक्स लगाया है। इसके अलावा स्पेशल रेट की जो इनकम है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुए हैं उसके ऊपर 15% टैक्स ही लगेगा आपको नई टैक्स रजीम में भी। और ये जो 1,60,000 का गेन हुआ है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर से सेल से, तो इसमें से भी आप 1 लाख लेस कर देंगे, इसके ऊपर भी 10% आपको टैक्स देना है न्यू टैक्स रजीम में भी। तो इस प्रकार टोटल टैक्स यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल इनकम पे स्पेशल रेट की इनकम पे। अब यहाँ पे आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी इनकम 7,26,000 रुपये पे हुई है, यानी कि 26,000 ही एक्सीड हुई है 7 लाख से। यदि आप रेजिडेंट होते हैं इंडिया के तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाता, यानी कि आपका जो टैक्स है वो 26,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता था, लेकिन NRI को यहाँ पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता है। तो इस प्रकार जो टैक्स आ गया है इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस आप ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स बन जाएगा। अब इसमें से जो TDS आपका कटा है FD के इंटरेस्ट इनकम पे वो लेस कर देंगे तो नेट टैक्स पेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस रजीम के अंतर्गत ITR फाइल करना चाहते हैं, ओल्ड रजीम के अंतर्गत या फिर न्यू रजीम के अंतर्गत। तो यहाँ पे बेनिफिशियल यही है कि टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करे, क्योंकि इस केस में कम टैक्स बनता है। इसके अलावा यदि NRI आउटसाइड इंडिया कोई पैसा भेजता है तो उस केस में उसका TDS काट लिया जाता है या फिर बैंक के द्वारा TCS कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने जो पैसा बाहर भेजा है वो पुराने सालों की इनकम से भेजा है जिस पे कि ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर दिया था, तो इस साल आपका जो TDS कटा है या TCS कलेक्ट किया है बैंक ने उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होती है। इसके अलावा कुछ और भी केस हैं जहाँ पे कि व्यक्ति को ITR को फाइल करना मैंडेटरी होता है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे दी गई है, लिंक राइट हैंड साइड टॉप कार्ड कॉर्नर में भी दिया गया है। आप इसे समझिए और जानिए कि इनकम टैक्स की प्रोविज़न क्या है इंडिया में ITR को फाइल करने के लिए। यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यदि आप पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं NRI के केस में भी, तो आपको ITR को ड्यू डेट तक फाइल करना है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप राइट हैंड साइड टॉप कार्ड कॉर्नर में भी देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बताया है कि ITR की फाइलिंग की जो डेट है वो चेंज हो चुकी है ओल्ड टैक्स रजीम के केस में। तो आप इसे समझिए और इनकम टैक्स की टाइमली कंप्लायंस कीजिए।
इसके अलावा भी बहुत से चेंजेस जो है नई टैक्स रजीम में हुए हैं, तो उसके लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट के अंतर्गत दे सकते हैं नई वीडियोज़ और समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स के कौन से रूल इंडिया में चेंज हुए हैं, ताकि आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल ही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।